हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये कहानी मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। ये एक मध्य प्रदेश की कहानी है दोस्तों। एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड से जा रही होती है। तब तक वहाँ से दूसरी एक जो है ट्रक से भरा हुआ ईंटे से गाड़ी वो भी स्पीड से होती है। दोनों आपस में टक्कर होता है और लड़के को एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरीके से वो घायल हो जाता है। उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और काफ़ी खून बहने लगता है। तो इधर उधर के लोग उसको तुरंत वहाँ उठाते हैं, उठाकर उस पूछने लगते हैं, देखते हैं तो उसके बेहोश हो जाता है और काफ़ी खून बहने लगता है। तभी एक उसके उनके जेब से मोबाइल निकालते हैं और देखते हैं तो उसकी आइडेंटिटी निकालते हैं। तो बाद में घर पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उनके घर वाले आ जाते हैं। आने के बाद उसको यही होता है इसको किस हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो उसके पिताजी वो हॉस्पिटल में, एक बगल का ही हॉस्पिटल था, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, जिस पे वो उसके पिताजी कहते हैं कि वहाँ पे जो है कुछ लोग कहते हैं यहीं पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहीं पे एडमिट करा दीजिए और ये बहुत अच्छा इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो जल्दी से वो एडमिट नहीं कराते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस हॉस्पिटल में हमको एडमिट कराना ही नहीं है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में हमें अच्छा नहीं है, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं एडमिट कराऊंगा। तो कुछ लोग पूछते हैं क्यों नहीं एडमिट कराएं, कहें अरे अब आप नहीं जानते हैं, मैं मुझे एडमिट नहीं कराना, नहीं कराना है। इस पे ही एक तो इसकी बीवी जो है नर्स है और दूसरी चीज़ है हमें यहाँ पे एडमिट नहीं कराना, मैं दूसरे में भले एडमिट करा दूँ लेकिन इसमें एडमिट नहीं कराऊंगा। तो खून से वो काफ़ी लथपथ रहता है और खून भी काफ़ी बह जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे सबसे पहले चीज़ है आप अपने बच्चों को पहले देखेंगे, पहले उसकी जान बचाएंगे, या कि अपनी बात पे अटल रहेंगे कि मुझे मुंह नहीं दिखाना है, आप इसे इसे भर्ती करा दीजिए और चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप भर्ती करा दीजिए, जब ठीक होगा तब गुस्सा निकाल लीजिएगा। तो कहते हैं नहीं, मुझे इसमें भर्ती नहीं कराना है, चाहे जो हो जाए। तो बाद में दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने जाते हैं तो इतना दोस्तों उसका खून बह जाता है। और दूसरी चीज़ है उसके हाथ पैर भी टूटे रहते हैं, टूट जाते हैं और वो बचने की हालत में नहीं रहता है। तो वहाँ कोई लेता नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में भी यही हाल होता है। तो क्या होता है कि जब कोई इमरजेंसी में सब हॉस्पिटल नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सबको अपना डिग्री बचानी होती है, तो सबकी बस की बात नहीं रहता है कि इमरजेंसी केस लिया जाए। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की एक घटना है। वहाँ पे एक जो है प्रेम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, जो कि बहुत ही पैसे वाले रहते हैं और उनका एक लड़का रहता है जिनका नाम राहुल सागर कुमार रहता है। उनका लड़का सागर कुमार रहता है और वो उनके जो पास ही गांव में से वो लोग अपने बेटे की शादी करते हैं और शादी कर देते हैं। और शादी में एक लड़की दिव्या रहती है, उस दिव्या से शादी कर देते हैं। और दिव्या कक्षा 8 12 क्लास क्लास पास रहती है। और ये लड़का जो है जिनका नाम रहता है सागर कुमार, ये एक ग्रेजुएट रहता है और ये एक तहसीलदार रहते हैं। तहसीलदार तहसीलदार में क्या बोलते हैं उसको, लेखपाल की कुर्सी पे रहते हैं, लेखपाल हो जाते हैं। तो वो जो है अपने बेटे की शादी एक लड़की वही दिव्या से करने जाते हैं। तो दिव्या जो है, दिव्या के पता पूछते हैं कि आपकी बेटी कितने क्लास में है, तो कह देते हैं कि मेरी लड़की बीएससी की हुई है। और जो कि बीएससी में रहती है दोस्तों, लेकिन बीएससी की हुई नहीं रहती है, लास्ट ईयर रहती है। और उसी समय वो कोई कारण से वो पढ़ाई छोड़ देती है, तो पढ़ नहीं पाती, तो हाई उसको इंटर ही माना जाएगा, इंटर क्लास ही माना जाएगा उसको। तो ये जो है उसकी शादी हो जाती है इनसे, क्या नाम है, प्रेम प्रसाद जी से, सागर कुमार जी से शादी हो जाती है। और सागर कुमार जो है उनसे शादी भी कर लेते हैं। और दिव्या बहुत ही होनहार लड़की है और शादी भी हो जाती है। और
वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन एक दिन उनके पिता जो है प्रेम प्रकाश जो है लड़की से पूछते हैं, बेटी तुम कितने क्लास पढ़ी हुई हो? तो लड़की कहती है कि मैं तो 12वीं क्लास पढ़ी हूँ। तो इसी बात पे वो सोचने लगते हैं कि इनके पिता तो बीएससी कह रहे थे, ये इंटर क्लास क्यों बता रही है अपने आप को? तो पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे पिता तो कह रहे थे कि तुम बीएससी की कहे। तो कहती है कि मैं बीएससी तो कर रही थी, लेकिन लास्ट ईयर मैं छूट गई, इस चक्कर से मैं बीएससी तो नहीं लेकिन इंटर क्लास ही उसको बताऊंगी। तो इसी बात पे उसके बाप चिढ़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो तुम्हारे पिता ने यही कह के शादी कराया था कि तुम बीएससी की हो और तुम इंटर की हो, तो तुमको मैं क्या पढ़ाऊंगा? तुमको तुमको तुम यहाँ रहने के काबिल भी नहीं हो, तुम क्या पढ़ी लिखी हो? 12वां क्लास कोई पढ़ा लिखा होता है, वो तो वैसे ही टेम्परेरी होता है। तो ऐसा करो कि मैं तो भैया तुमको रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो है तुम इतने पढ़ी लिखी हो नहीं कि मेरे लड़के के साथ रह सको, क्योंकि मेरा लड़का तो लेखपाल है और तुम कहाँ इंटर क्लास पढ़ी हो, एक तो इसको पढ़ी लिखी बोलते हैं। तो कहती है कि देखिए मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड या आपका बेटा जो है वो एक लेखपाल है, लेखपाल कम थोड़ी होता है, वो तो पूरी उम्र हमको खिला पिला सकता है, तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है? इससे उसके पिता कहते हैं नहीं, मुझे लड़की चाहिए तो वो भी बीएससी वाली चाहिए, और बीएससी में अगर होती तो मैं भी तुमको कहीं लगा देता, कहीं तुम्हारी ड्यूटी लगा देता, तुम भी कमाती वो भी कमाता, तो पैसा ज़्यादा आता ना। कहते हैं आप पैसा इतना क्या करेंगे हैं? अब जब मेरे पति आप जब पढ़ रहे हैं, मेरे पति जब इतना कमा रहे हैं तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? और दोनों का गुजर बसर अच्छा से चल जाएगा, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत मुझे क्या है? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिता ने मुझसे झूठ बोल के तुमसे शादी कराई है, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं रह सकता हूँ। तो एक दिन वो बुलाते हैं और उनके पिता से यही कहते हैं कि तुमने झूठ बोल के अपनी लड़की से शादी करवाई थी, मुझे तुम्हारी लड़की को नहीं पसंद है, इसको तुम अपने घर लेके जाओ और जब ये पढ़ लिख जाए तभी इसको भेजना। उसके बाप कहते हैं देखिए जिम्मेदारी आपकी भी होती है, आप भी तो पढ़ा सकते हैं। कहते बस मुझे यही वक्त काम रह गया है, तुम्हारी लड़की को मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, फिर इससे ड्यूटी कराऊँ, फिर इसकी उसमें पैसा लगाऊँ, फिर इसकी जब इसका नौकरी लगे उसमें पैसा दूँ, सब मुझे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको ले जाइए, हमको इसको नहीं रखना है। और वो जो है उस लड़की को जो है वहाँ भेज देते हैं कि ले जाइए, हमको नहीं रखना है आपकी लड़की को। और प्रेम सागर जी बोल नहीं पाते हैं अपने बाप के आगे, क्योंकि जो है हमेशा वो अपने आप को सत्यवादी बच्चे बने रहने की वजह से वो बोलते नहीं अपने पिता से, और उनके पिताजी कह के जो है उनको लड़की को जो है घर भेज देते हैं। और लड़की के पिता जब लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि बेटी तुमको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक होनहार बनाऊंगा, और ये जो तुमको भगाए हैं एक दिन खुद आएंगे और घुटनों के नीचे झुक के तुम माफ़ी मांगेंगे और तुम्हारा हाथ मांगेंगे और लेके जाएंगे। वो दोस्तों लड़की को जो है एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देते हैं और एडमिट करा देते हैं, और मेडिकल कॉलेज से अच्छे खासे 3 साल की पढ़ाई करती हैं। 3 साल में वो एक नर्स की ड्यूटी पा जाती हैं और वहीं पे जो है एक हॉस्पिटल में उस नर्स की ड्यूटी दिला देते हैं। इधर दोस्तों वह उसी समय की बात थी जब ये लड़का जो है जा रहा था अपने गाड़ी से तहसील में ड्यूटी करने, तभी काफ़ी लेट हो जाता है और यह बहुत तेज़ी से निकलता है। उसी समय सामने से ट्रक आ जाती है, उसी में टक्कर हो जाती है और टक्कर होने से इनके काफ़ी गंभीर चोटें आ जाती हैं, और इसी वजह से ये इसके पिताजी वहाँ पे भर्ती नहीं कराते हैं कि भर्ती कराएंगे तो उसकी नज़र जो है उनकी पत्नी पे पड़ेगी और फिर वो दोनों में कहा-सुनी होगी। तो इसी वजह से कहते हैं मैं दूसरे हॉस्पिटल में भले लेके चला जाऊँगा, लेकिन इस हॉस्पिटल में तो भर्ती नहीं करा सकता हूँ। और फिर बाद में जब उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेता है, तब उस हॉस्पिटल को जब कोई हॉस्पिटल में, तो थक हार के उसी हॉस्पिटल में ये लोग लेके जाते हैं जिसमें वो दिव्या नर्स की ड्यूटी करती है। बाद में नर्स जो सब लोग भागा भागी लगे रहते हैं, उसको इमरजेंसी में भर्ती कराते हैं, तभी दिव्या की नज़र इन पे पड़ती है इनके छोटे भाई की ओर।
जो उनके पति होते हैं सागर, उनकी छोटे भाई की नज़र पड़ती है तो वो पूछते हैं क्या हुआ, यहाँ पे तुम लोग कैसे घूम रहे हो, क्या कोई एडमिट कराना है क्या किसी को। तो कहते हैं कि हाँ भाभी, वो भैया को चोट लग गई है, उनको काफ़ी, और एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ पैर टूट गए हैं और सर में काफ़ी चोटें हैं और काफ़ी खून बह गया है, बचने की आशा नहीं है। तो यही सुन के वो बहुत परेशान हो जाती है दिव्या। वो कहती है अरे ये कैसे हो गया, तुरंत जो है और डॉक्टरों को बुलाती है और हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल के उनको काफ़ी मदद मिलती है और उसका सही से इलाज होता है और 5-6 दिन रुक के काफ़ी उसके इलाज करती हैं और इलाज करने के बाद वो ठीक होने लगते हैं। फिर उसे जो है एक सर में ज़्यादा चोट होने की वजह से कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करा देती हैं बड़े डॉक्टरों से मिल के। फिर बाद में वो वहीं पे एडमिट रहते हैं। एडमिट होने के बाद उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद फिर उनकी आंखें या याददाश्त जो है सही हो जाती है, उनके आंखें में झिलमिलापन होने लगता है, वो भी सही हो जाता है। और फिर वो कम से कम 2 महीने के बाद उनकी छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद वो जब घर जाने लगते हैं तभी उनकी मुलाकात रास्ते में दिव्या की होती है। तो वो बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे दिव्या जी आइए आइए बैठिए बैठिए। तो वो कहते हैं कि यही जो है जो पहले आपको शुरुआत में एडमिट कराई थी, एडमिट कराने के बाद 5 दिन करके सही करवाया था और इन्होंने ही आपकी जान बचाई थी और इनकी वजह से आपकी जान बची है। यही बात कह के वो दिव्या जी को कहते हैं बैठिए गाड़ी पे और चलिए हमारे घर। तो वो कहती है नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो है मुझे मुझे नहीं जाना है और आपको अगर लेके चलना है अपने घर तो मेरे माता पिता से बात करनी होगी। तो उसके बाप भी बगल में बैठे रहते हैं, उनको भी बड़ा शर्मिंदा होते हैं। कहते हैं कि प्रेम प्रकाश जी, वो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, जो मैंने तुम बहुत ही होनहार लड़की थी और मैं तुमको ले नहीं गया और तुमको वहाँ से जलील करके निकाल दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम घर चलो। तो कहते हैं नहीं पिताजी, मैं ऐसे आपके घर नहीं जाऊंगी, जब तक आप पिताजी से मेरे बात नहीं करेंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। और वहाँ आगे जाके वहीं पे कहते हैं हमें यहाँ रोक दीजिए, अब मैं चलती हूँ, बहुत ही धन्यवाद। तो यही बात पे जो है वो लोग चले जाते हैं। लड़का भी जो है सागर जी बहुत ही परेशान होते हैं कि मेरी वाइफ जो है कितनी होनहार थी, पिताजी आपने कितना गला भला बुरा करके मेरी वाइफ को मुझसे अलग किया, आप बहुत गलत किया और आप लोग जाइए। फिर वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से जो है आप जाइए और उनको मनाइए बहलाइए और मेरी वाइफ को मुझे घर लेके आइए। ये सुन के कहते हैं हाँ बेटे, मुझसे गलती तो हुई है, मैं जाऊंगा उनके घर और उनसे माफ़ी मांगूंगा और दिव्या को ले आऊँगा। ये बात कहते हैं अपने लड़के से और फिर वो चले जाए। वो दूसरे ही दिन अपने छोटा बेटा, अपनी बीवी और अपना सब लोग जाते हैं और दिव्या के माता पिता से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी इतनी होनहार बेटी थी जिन्हें हम लोगों ने भला बुरा करके छोड़ दिया था, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ, आप इनको विदा कर दीजिए, हम लोग आपके लड़की को लेने आए हैं। ये बात पे उसके पिताजी पहले नाराज़ होते हैं, बाद में वो माफ़ कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, और वो भी विदा कर देते हैं लड़की को और ये लोग लेके आते हैं और इससे दोनों राजी खुशी से रहने लगते हैं और दिव्या भी काफ़ी हंसी खुशी रहने लगती है। फिर वो अपने काम पे जाने लगती है, नर्स की ड्यूटी पे, और वो जो है लेखपाल की ड्यूटी पे जाने लगते हैं। दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उनके एक छोटा बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद दोनों बहुत ही खुश रहते हैं और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। नमस्कार।